नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सतपुड़ा सिविल सर्विस में। आज हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक की। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न युग्मों को विचार कीजिए। इनको मूल अधिकार किसमें फ्रांस से लिए गए हैं। राज्य की नीति निर्देशन जो तत्व सिद्धांत हैं वो आयरलैंड। सरकार की कैबिनेट स्वरूप ब्रिटेन। इसका सही आंसर क्या है, इसको मिलान करना है। 2 और 3, 1 और 2, केवल 3, 1, 2 और 3। इसका सही आंसर क्या आएगा, इसकी चर्चा करते हैं। 2 और 3 का रहेगा, मतलब जो राज्य की नीति निदेशक आयरलैंड से लिए गए हैं, सरकारी कैबिनेट स्वरूप ब्रिटेन से लिए गए हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। भारत के संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधानों को विभिन्न देशों के संविधान के साथ साथ 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ग्रहण किया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गर्व से प्रशंसा करते हुए कहा था कि भारत का संविधान विश्व के सभी ज्ञात संविधान के अन्वेषण से करके किया गया है। संविधान का संरचनात्मक हिस्सा काफ़ी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक हिस्सा मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत क्रमशः कहाँ से लिए हैं, क्रमशः ये लिए गए हैं अमेरिकी और आयरिश संविधान की प्रेरणा से प्राप्त किए हैं। कौन से, मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान के राजनीतिक हिस्सा मंत्रिमंडल प्रणाली, कार्यपालिका और विधायिका के बीच का संबंध काफ़ी हद तक ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सोवियत संघ, अब जो क्या रूस है, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान आदि के संविधानों से लिया गया है। जो अन्य देश हैं इनसे भी कुछ ना कुछ संविधान में लिया गया है। हालांकि यह आलोचना की जाती है भारत का संविधान एक उधार लिया गया संविधान है, एक पेच वर्ग है, इसमें कुछ भी नया और मौलिक नहीं है, लेकिन ऐसी आलोचना अनुचित और अतार्किक है। इसका कारण यह है कि संविधान निर्माताओं ने अन्य संविधान के में आवश्यक संशोधन करके ही भारतीय परिस्थितियों में उनकी उपयोगिता के आधार पर उनकी कमियों को दरकिनार करके ही विचार किया है। अगला, राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है, इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत के चुनाव के संचालन का अधिकार दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के पंचायत सीटों के परिसीमन, आरक्षण और चक्रानुकरण का कार्य निहित है। राज्य चुनाव आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के चुनाव आयोग और राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। इसका आएगा 1 और 2। कौन सा, इसे 73वें संविधान संशोधन के पंचायत के चुनाव के संचालन का अधिकार दिया गया है और राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग के पंचायत सीटों के परिसीमन, आरक्षण और चक्रानुकरण का कार्य निहित है। 32 पहला सही है। राज्य चुनाव आयोग 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों के चुनाव और 74वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत शहरी निकाय चुनावों के चुनाव की कराने की जिम्मेदारी दी गई है। कौन कौन से, एक तो उसमें पंचायती चुनाव आएंगे 73 में, और 74 में क्या है, जो नगरीय चुनाव होते हैं उनका चुनाव करने की जिम्मेदारी ली गई है। राज्य चुनाव आयोग में पंचायत सीटों का परिसीमन, आरक्षण और चक्रानुकरण का कार्य निहित है। राष्ट्रीय संविधान प्रकार समीक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसार परिसीमन, आरक्षण और सीटों के रोटेशन के कार्यों को एक परिसीमन आयोग में निहित किया जाना चाहिए, न कि राज्य चुनाव आयोग में। ठीक, अगला, वर्तमान में राज्य चुनाव आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। NCRWC ने यह सिफारिश की है कि राज्य चुनाव आयोग को भारत के चुनाव आयोग और राज्यपाल को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। इसमें कोई प्रावधान नहीं है, मरे कंबल हो सकता है, कर सकते हैं। अगला, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग किस आयोग दिया है, उसके किसके अंतर्गत आता है, इसकी चर्चा करनी है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय। राष्ट्रीय महिला आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जनजातीय मामलों के मंत्रालय। ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 1 और 2, ऑप्शन 3 2 और 3 और डी 1 2 3। इसका सही आंसर आ जाएगा 2 और 3। राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है, महिला बाल विकास मंत्रालय, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। अगला, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका क्या मंत्रालय, जो अल्पसंख्यक जो है आयोग है, इसका अलग ही मंत्रालय निहित किया गया है जिसके अंतर्गत ये आयोग आता है।
राष्ट्रीय महिला आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अर्धन्यायिक निकाय है। इसके सदस्य 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। इसके सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। इसका सही आंसर आएगा कौन सा? एक अर्धन्यायिक निकाय है। दूसरा ये क्या है? इसके सदस्य पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र होते हैं, मगर आयु की जो है सही नहीं है। इसकी चर्चा करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। यह एक अर्धन्यायिक निकाय है। वित्त आयोग के पास किसी दस्तावेज को पेश करने की अपेक्षा करने और किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की मांग करने के मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां हैं। साथ ही वित्त आयोग के अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया है कि सीआरपीसी की धारा 480 और 482 के प्रयोजन के लिए वित्त आयोग एक सिविल न्यायालय माना जाएगा। ये क्या है? वित्त आयोग क्या माना जाएगा? सिविल न्यायालय माना जाएगा। कौन सी? सीआरपीसी धारा 480 और 482 के तहत। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अवसर किया जाता है। इसका गठन कब किया जाएगा? प्रत्येक 5 वर्ष के पर किया जाएगा, मगर जब आवश्यकता होगी तभी किया जाएगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वे राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट की गई अवधि के लिए पद धारण करते हैं। मतलब इसकी कोई टाइम फिक्स नहीं है, कितनी आयु तक रहेगा, इतने कार्यकाल रहेगा, मगर हाँ प्रत्येक 5 साल आवश्यकता अनुसार उनका कार्यकाल बदलता रहेगा। यह पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। अगला, हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक को आरबीआई द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक अनुसूचित बैंक समाशोधन गृह का सदस्य बनने के लिए पात्र है। भुगतान बैंक डेबिट और एटीएम कार्ड मुहैया करा सकते हैं। भुगतान बैंक की जमा सीमा प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए है। कौन सा? प्रत्येक अनुसूचित बैंक समाशोधन गृह सदस्य के बनने के लिए पात्र होगा। भुगतान बैंक डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड मुहैया करा सकते हैं। बस क्या है? भुगतान बैंक की जमा सीमा प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए होगी। मतलब इसमें 1 लाख रुपए जमा कर सकते, इससे ज़्यादा इसकी सीमा नहीं बढ़ाई गई है। अनुसूचित बैंक क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। भारत में अनुसूचित बैंक उन बैंकों को संदर्भित करते हुए जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। प्रत्येक अनुसूचित बैंक को 2 प्रकार की मूल सुविधाएं प्राप्त हैं। यह आरबीआई से बैंक दर और ऋण उधार के लिए पात्र होता है। यह स्वतः ही समाशोधन गृह की सदस्यता प्राप्त कर लेता है, इसलिए कथन एक सही है। भुगतान बैंक क्या है? भुगतान बैंक की स्थापना प्रवासी श्रमिकों, अब क्या होता है भुगतान बैंक? ये क्या है? प्रवासी श्रमिकों, कम आय वाले परिवारों, छोटे उद्यमों, अन्य असंगठित क्षेत्रों और संस्थाओं के अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए क्या किया गया है? बचत खाता व भुगतान प्रेषण सेवाओं के माध्यम से वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देने के लिए की गई है। ये बैंक एक प्रतिबद्ध जमा स्वीकार कर सकती है जिसकी सीमा वर्तमान में कितनी है? 2 लाख रुपये तक ही है, लेकिन भविष्य में से बढ़ाया जा सकता है। 1 लाख नहीं, कितनी? 2 लाख। इसकी सीमा कितनी है? 2 लाख रुपए तक है, मगर इसको कंडीशन इसमें आगे इसको जरूरत पड़ने पर इसको क्या कर बढ़ाया जा सकता है, मतलब इतने रुपए तक जमा कर सकते हैं। अगला, ये बैंक ऋण या डेबिट कार्ड प्रदान करने में असमर्थ है। इस प्रकार बैंक चालू और बचत दोनों के खातों के संचालन कर सकता है। क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक के आरबीआई अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। निम्न है ना कितना? पहला है अनुसूचित बैंक समाशोधन गृह के सदस्य बनने के पात्र होगा। भुगतान बैंक डेबिट या एटीएम कार्ड मुहैया करा सकते हैं। भुगतान बैंक की जमा राशि प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए होगी। निम्न कथनों पर सही आंसर चुनना है। देखो, अब इसमें जो भुगतान राशि इसको कितना किया गया? इसको 2 लाख रुपए किया गया है, ठीक, प्रति व्यक्ति। और प्रत्येक अनुसूचित बैंक समाशोधन गृह सदस्य बनने के पात्र होंगे। भुगतान डेबिट का एटीएम कार्ड मुहैया करा सकते हैं। इसी के साथ ये टेस्ट है समाप्त करता हूँ। इसको ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल सतपुड़ा सिविल सर्विस को ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।